हो गया। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की जो क्लास है आपकी साइकोलॉजी की सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, और जो भी आपकी परीक्षाएं हैं शिक्षा से संबंधित या टीचिंग एग्जाम से संबंधित, तो उसका जो आज का नया टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपका होल लाइफ चलता है। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों लर्निंग। अब लर्निंग या अधिगम, साइकोलॉजी की भाषा में इसको लर्निंग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भी लर्निंग क्या है, तो आमतौर पर लर्न का मतलब याद करना पड़ते हो, आप सीखना पड़ते हो। तो यहाँ साधारण भाषा में जो लर्निंग होती है उसको कहते हैं हम सीखना। अब सीखना क्या साइकोलॉजी की परिभाषा इसी दृष्टिकोण से दी जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। अधिगम का अर्थ या मीनिंग ऑफ लर्निंग जो है वो चेंज टू बिहेवियर है। यानी कि अधिगम का अर्थ क्या है, जो आपका एक लाइन में आपको याद करना है, तो वो क्या है? आपका व्यवहार में परिवर्तन। अगर आप पहली क्लास से दूसरी में आ रहे हैं, दूसरी से तीसरी में आ रहे हैं, इंटर कॉलेज से बीए में जा रहे हैं, बीएससी में जा रहे हैं, तो आप में एक परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन होता है वो चेंज टू बिहेवियर होता है। और जो चेंज टू बिहेवियर होता है तो इसका मतलब लर्निंग नहीं होती। तो यहाँ पर अब सवाल ये कि जो अधिगम है कब तक चलता है? ये भाई जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है जो हमेशा बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक चलता है। अब बाल्यकाल शब्द क्यों आया? बाल्यकाल की जो उम्र है जो उसमें दी गई है शैशवावस्था, प्यारे बच्चों को 5 साल तक दी गई है। 5 से ऊपर की जो अवस्था है तो वो पूरी होल लाइफ एक प्रोसेस है अधिगम का, यानी कि लर्निंग का, चेंज टू बिहेवियर का। अब सवाल ये आता है, अधिगम जो होता है अनुभव और अभ्यास से आता है, यानी कि दोनों तरीके से ही आपका लर्निंग आती है, अधिगम आता है। और बालक औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरीके से सीखता है। अब यहां पर बच्चों औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है? जहां पर टाइम की बाध्यता हो, स्थान की बाध्यता हो, रूल रेगुलेशन हो, वहां पर औपचारिक चीजें होती हैं। और जहां पर ये सारी चीजें नहीं होती वहां पर अनौपचारिकता होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब इस चीज को समझ लीजिए आप। बच्चे का सीखना या लर्निंग कैसे होता है? खेल व अन्य क्रियाओं के माध्यम से अधिगम 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 औपचारिक और नंबर 2 अनौपचारिक। अब बच्चों औपचारिक में क्या आता है? कक्षाएं आती हैं और पर्टिकुलर क्षेत्र आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं औपचारिक अधिगम। यानी कि अगर बालक जो पढ़ता है स्कूल में जाता है तो स्कूल में अध्यापक पाठ्य पुस्तक तथा खेल व अन्य विधि कार्यों में भाग लेकर जो सीखने की प्रक्रिया होती है तो उसे क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। और ये जो इस तरीके से सीखना होता है जहां पर रूल रेगुलेशन होते हैं, पर्टिकुलर समय होता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? वो यही वाली प्रणाली जो है हमारी औपचारिक प्रणाली कहलाती है। अब सवाल ये है, क्या हम केवल स्कूल में ही सीखते हैं? तो बच्चों ये सवाल छोटा अधूरा होगा, क्योंकि जो लर्निंग है हमारी वो हमेशा सब जगह चलती है। यानी कि बच्चा जहां पर भी होगा वहीं सीखेगा, कहीं औपचारिक तरीके से सीखेगा और कहीं अनौपचारिक तरीके से सीखेगा। अब सवाल यह है कि बच्चा सबसे पहले कहां रहता है? तो परिवार में रहता है, फिर उसके दोस्त बनते हैं और फिर समाज को देखता है। तो बच्चा जो परिवार से सीखता है, दोस्तों से सीखता है और जो समाज से सीखता है, ये हमारा प्रणाली जो है हमारी अनौपचारिक प्रणाली कहलाती है। अर्थात हमारे 2 तरीके हो गए सीखने के। नंबर 1 क्या हुआ? औपचारिक, जिसमें क्या आ गया? हमारा स्कूल आ गया, क्षेत्र आ गया और कक्षा आ गई। और जो हमारा अनौपचारिक तरीका है उसमें हमारा परिवार आ गया, उसमें हमारा समाज आ गया, उसमें और हमारे दोस्त आ गए। तो ये हमारा अनौपचारिक अधिगम था, जिसमें क्या आया? परिवार, मित्र तथा समाज। कोई भी बालक अपने परिवार के सदस्यों, मित्र समूह तथा समाज से हमेशा कुछ ना कुछ सीखता हमेशा रहता है। तो इसका मतलब लर्निंग एक होल लाइफ प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। जो जितनी ज्यादा गलती करता है उतना ज्यादा सीखता है। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत आएगा, इसमें बहुत सारे सिद्धांत आएंगे जो लर्निंग थ्योरी है, उसमें प्रयत्न में भूल का सिद्धांत है। जितनी बार गलती करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। कहते हैं जिसने कभी गलती नहीं की तो समझो उसने कभी कुछ सीखा भी नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, बालक समाज से स्थापित नियम, रूढ़ियां तथा पूर्वाग्रह। अब ये जो जितनी भी रूढ़ियां हैं, रूढ़ियां से मतलब जो एक तरीके से पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, लेकिन चाहे वो उनका आज की डेट में कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई यूज नहीं है, और एक तरीके से वो समाज को नुकसान दे रही हैं, और फिर भी वो चल रही हैं। जैसे हम पुराने रूढ़ी रिवाज में चल रहे हैं, उनमें कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अधिकतर चीजें रूढ़ियां बन चुकी हैं, तो रूढ़ियों के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। लेकिन रूढ़ी भी हमें सिखाती है, सबके शादियां होती हैं, सबके अपने रीति रिवाज होते हैं, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, ऐसी रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, जिससे समाज के किसी ना किसी वर्ग को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये जो रूढ़ियां नियम है समाज के, और ये पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब बायसनेस, यानी कि किसी भी बात को पहले ये सोच लेना कि इसका ये परिणाम होगा। जैसे अगर एक महिला सामने आ जाए तो मैं ये कहने लगूं कि महिलाओं में कम बुद्धि होती है, या मैं ये कहने लगूं आदमी में ज्यादा बुद्धि होती है, तो ये पूर्वाग्रह कहलाया। या जाति विशेष या धर्म विशेष की कोई बात मैं पहले ही सोच लूं तो ये हमारा पूर्वाग्रह कहलाया। या कोई बच्चा छोटा नाटा इस तरीके का, तो मैं पहले से अनुमान लगा लूं ये ऐसा होगा, तो ये हमारा पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह मतलब बायसनेस। तो नियम, रूढ़ी और पूर्वाग्रह, ये भी हम सब अनौपचारिक तरीके से ही सीखते हैं। अब अधिगम की परिभाषाएं सुन लीजिए क्या क्या आती हैं। भाई वुडवर्थ क्या कहता है, इनको रटना बहुत, समझना भी बहुत जरूरी होता है प्यारे बच्चों। कैसे? ये कह रहे हैं कि नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, जो प्रोसीजर होती है, वो सीखने की प्रक्रिया है। अब बच्चों जो आपने सीख लिया उसके बाद जो आप सीखोगे तो वो नवीन कहलाएगा। ऐसे ही ठीक, जब आपने कुछ सीख लिया और उसके बाद आपने कोई प्रतिक्रिया दी, तब भी वो क्या कहलाएगा? एक तरीके से अधिगम। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ की परिभाषा में दो चीज आ गई। क्या क्या आ गया? एक तो भाई नवीन ज्ञान आ गया, और एक नवीन प्रतिक्रिया आ गई। तो यहां पर नवीन प्रतिक्रिया, तो बच्चों आप इसे कैसे याद करोगे? आप केवल दो चीज याद कर लोगे। मैथ का फार्मूला होता है, नवीन तो कॉमन आ गया, और ज्ञान और प्रतिक्रिया, यानी कि नवीन ज्ञान और प्रतिक्रिया जिस भाषा में आ रही हो तो वो वुडवर्थ की परिभाषा हो जाएगी। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं कि जहां पर हम नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया इस्तेमाल करते हैं, तो प्यारे बच्चों वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब गेट्स और दूसरे क्या कहते हैं? गेट्स कहते हैं अनुभव और प्रशिक्षण। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, और प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। देखो बच्चों, परिभाषा यही है उसकी अधिगम की, कि व्यवहार में परिवर्तन। आप अगर कहीं विदेश में पढ़ने जाते हैं, आप अगर कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आपने सुना होगा कोई बच्चे मेरठ से दिल्ली पढ़ने गए और वहां उनमें जाके कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि दिल्ली में रह के भाड़ झोंका। तो इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ने तो गए लेकिन कोई परिवर्तन बच्चों नहीं आया। अगर कोई बच्चा इंग्लैंड पढ़ने गया था, अमेरिका पढ़ने गया था, डॉक्टर अम्बेडकर गए थे, महात्मा गांधी गए थे, सरदार पटेल गए थे, नेहरू जी गए थे, तो इन लीडरों का जो स्थान है, जो लीडर्स है हमारे, इनका स्थान दूसरे लीडर की अपेक्षा अलग है, क्योंकि इनका एजुकेशन में अंतर था। तो परिवर्तन का मतलब क्या है यहाँ? अनुभव और प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग। कमांडोज अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनका शरीर अलग ही प्रकार का होगा, और अनुभव, और तो इसका मतलब क्या याद रखना है आपको? गेट्स दो बात ध्यान दे रहा है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा परिवर्तन अधिगम है। और उधर वो क्या, वुडवर्थ क्या कह रहा था? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। इन दोनों को शब्दों को ऐसी आप टेक्नोलॉजी से याद रखिए। दो शब्द ये दे रहा है, ज्ञान और प्रतिक्रिया वुडवर्थ, और अनुभव और प्रशिक्षण, ये दो ही शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है? ये भाई हमारा गेट्स कर रहा है। अनुभव व प्लस प्रतिक्रिया। एक बार आप इसको रिवाइज करके जाएंगे तो हमेशा याद रहेगा। क्रो एंड क्रो, देखो भाई, क्रो एवं क्रो, यानी कि जैसे मेरा नाम दीपक तोमर है तो मैं कह दूं तोमर एंड तोमर, या तोमर एंड तोमर। तो क्रो एंड, तो दोनों के सरनेम में ये, और ये एवं तीन शब्द आगे बच्चों यहां पर। तो ये तीन शब्द का मतलब सीखना या लर्निंग अधिगम, आदत और ज्ञान, अभिवृत्तियां। यानी कि जो अधिगम है वो आदतों का, ज्ञान का और अभिवृत्तियों का। क्रो एंड क्रो, तो क्रो क्या हो गया? आदत, एवं क्या हो गया? ज्ञान, और क्रो दूसरा क्या हो गया? अभिवृत्ति। तो यहां पर दो शब्द थे, यहां पर दो शब्द थे, और ये क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो। अधिगम जो है, लर्निंग जो है, वो तीन शब्दों का मेल हो गया। कौन कौन सा? आदत का, ज्ञान का और अभिवृत्ति का। अब आप सोचे होंगे ये क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये बोलना चाह रहे हैं देखो बच्चों, आदत बड़ी मुश्किल से पड़ती है, लेकिन जिस तरह की पड़ती है ना, तो वो पढ़ी जाती है फिर।
अगर आपने एक तरीके से डिसिप्लिन में पढ़ने की, काम करने की, सुबह उठने की आदत डाल ली, तो आपको ज्ञान भी रूटीन से मिलेगा, ये सब चीज आएंगी, तो आपकी जो अभिवृत्ति वो भी अपने आप उनका अर्जन हो जाएगा। तो ज्ञान का, आदत का और अभिवृत्तियों का जो अर्जन है वो कौन कहता है? वो क्रो एंड क्रो कहते हैं। तो ये परिभाषा के तीनों याद करनी है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। गेट्स क्या कहते हैं? अनुभव और प्रशिक्षण। और क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं? तो देखो बच्चों, अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। आप दिल्ली पढ़ने गए, आप न्यूयॉर्क पढ़ने गए, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने गए, पर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। आपने गाना सुना होगा, मौसम की तरह तुम ना बदलना। अब बच्चों एक बात बताइए, जब मौसम बदलता है, प्रकृति बदलती है, सब कुछ बदलता है, तो आदमी बदलने का मतलब तो प्रोग्रेस है। तो ये जो बदलना है ना, जो परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता, तो वो कभी कामयाब भी नहीं होता। तो अधिगम का मीनिंग, लर्निंग का मीनिंग क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। सीखना नए अनुभव ग्रहण करता है। जब सीखेगा तो भाई नए अनुभव ग्रहण होंगे, ये भी याद रखो। और ये हमारा जीवन 50 साल 70 साल का जीवन है, हम जितना लर्निंग करेंगे उतना ही परिवर्तन होगा। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जैसे माहौल में रहोगे ऐसा ही सीखोगे। तो इस कहते हैं ना, अब हम, हमारे दोस्त भी हमारे जैसे होते हैं या होने चाहिए, मतलब उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारी क्लास, हमारे स्कूल, सब चीजों में परिवर्तन आता है। यह एक सृजनात्मक पद्धति है यानी क्रिएटिव, कुछ नया सोचने वाली, कुछ नया करने वाली। सीखना सार्वभौमिक है, यानी कि सबके लिए है, हर जगह विद्यमान है, कहीं भी सीख सकते हैं आप। यह प्रगति और विकास है, यानी कि लर्निंग है तो प्रगति भी है, और प्रगति है तो विकास भी है। सीखने का स्वरूप अथवा पद्धति। नंबर 1 बच्चों, व्यवहारिक दृष्टिकोण। देखो, जो लोग थोड़े से कम बुद्धिमान होते हैं वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से आसानी से सीख लेते हैं। तो ये थार्नडाइक और ये आपका एक तरीके से वो पावलाव और ये आपके क्लार्क, कई सारे लोग हैं, इन्होंने ये सिद्धांत दिए। सिद्धांत को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण अधिगम अनुभव के परिणाम के तौर पर व्यवहार में परिवर्तन का नाम है। देखो फिर आ गया ना, व्यवहार में परिवर्तन का नाम क्या है? अधिगम है। बच्चा जन्म से ही अपने वातावरण से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं। किसान का बच्चा किसान की सारी चीज बहुत जल्दी सीख लेता है, दुकानदार का बच्चा दुकानदार की सीख लेता है। तो ये याद रखने की बात है। तो एक तो हो गया भाई व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या होता है? आमतौर पर जो दिखते हैं, जो हम देखते हैं, हम वो सीखते हैं, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है। और इसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से जिनकी आईक्यू कम भी होती है वो भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गेस्टोल्ट। बच्चों गैस्टोल्ट का मतलब होता है एक तरीके से समग्र। समग्र का मतलब सब कुछ। जैसे हम एक गाड़ी के पहिए के बारे में नहीं सोच रहे, कि इंजन के बारे में नहीं सोच रहे, पूरी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं। एक समस्या के छोटे से हिस्से के बारे में नहीं सोच रहे, पूरी समस्या के बारे में सोच रहे हैं। इसे गैस्टोल्ट बोलते हैं। ये जर्मन की विचारधारा थी, हिंदी में इसको समग्रवाद कहा जाता है। इस अधिगम का आधार जो है गेस्टोल्ट ढांचे पर निर्भर है, यानी कि अधिगम संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रतिक्रिया। मैंने कहा ना, ये किसी पर्टिकुलर हिस्से के बारे में नहीं सोच रहा, होल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है। तीसरा दृष्टिकोण क्या है बच्चों? होरामिक दृष्टिकोण। पहला क्या बताया? व्यवहारिक। दूसरा क्या बताया? व्यवहारिक में कौन कौन आते हैं? थार्नडाइक आते हैं, पावलाव आते हैं, और हल आते हैं, और वो आते हैं आपके स्किनर आते हैं। गैस्टोल्ट में जीन पियाजे आते हैं, कोहलर आते हैं, कोफका आते हैं, वर्दीमर आते हैं इसमें, और उनके सिद्धांत भी अलग अलग पढ़ेंगे हम। तीसरा है हमारा होरामिक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण मैकडूगल की देन है। इसको कौन कह रहा? मैकडूगल। भाई मैकडूगल कह रहा है इसके बारे में, ये होरामिक। और ये कहता कि किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित होइए आप, जिस लक्ष्य पर आप केंद्रित होंगे तो उससे बहुत अच्छा सीखेंगे। तो होरामिक दृष्टिकोण को मैकडूगल कहता है कि पर्टिकुलर विषय केंद्रित से संबंधित है, तो ये लक्ष्य सामने रखकर सीखा जाता है। यानी कि ये बिल्कुल फोकस की बात कर रहा है, ये फोकस पर जोर दे रहा है। कौन दे रहा है? होरामिक। गैस्ट्रोल किस पे दे रहा है? होल समस्या पर। और ये व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है? ये कहता है कि भाई जैसा हम देखते हैं ऐसा हम सीखते हैं। और इसका जो नेक्स्ट दृष्टिकोण है बच्चों, वो है प्रयत्न तथा भूल का दृष्टिकोण। देखो, प्रयास तथा भूल। भाई प्रयास कीजिए, गलती होगी। यह दृष्टिकोण थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक ने बिल्लियों पर, कुत्तों पर और मछलियों पर, मानवों पर बहुत सारे प्रयोग किए और इस सिद्धांत को बताया। ये कह रहा है प्रयास पे प्रयास कीजिए, गलती करेंगे तभी आप एक्सपर्ट होंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता बच्चों, अमिताभ बच्चन की बहुत सारी मूवी फेल हुई थी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, रतन टाटा एकदम सफल नहीं हो गए थे, क्योंकि करता है आदमी सीखता है, करता है आदमी सीखता है। नंबर 5 अधिगम का क्षेत्रीय दृष्टिकोण। पहला क्या होता है?
व्यवहारिक दृष्टिकोण बताया था, दूसरा क्या बताया था गैस्ट्रोल दृष्टिकोण, तीसरा क्या बताया था हॉर्निक दृष्टिकोण, चौथा बताया था प्रयत्न तथा भूल, और चौथा है बच्चों पांचवा है अधिगम का क्षेत्रीय दृष्टिकोण। क्षेत्रीय दृष्टिकोण कूट लेविन ने दिया है। अब कूट लेविन क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है, जैसी परिस्थिति आपके साथ रहेंगी ऐसा ही आप अपने आप सीखते चले जाएंगे। यानी कि जो ये कूट लेविन कह रहे हैं कि ये क्षेत्रीय सिद्धांत की बात कर रहे हैं, जिन जिन परिस्थितियों में आप रहेंगे उस परिस्थिति संबंधित आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। तो बच्चों ये 5 दृष्टिकोण हमने किसके बताए, सीखने के। तो आज हमने जो लर्निंग लिया यानी कि अधिगम लिया, इसमें हमने 2-3 चीजें, इसमें एक तो इसकी डेफिनेशन की है, बच्चा कैसे सीखता है वो लिया है, और इसके दृष्टिकोण के सबके नाम ले लिए। नेक्स्ट क्लास में इन सबके सिद्धांत अलग अलग तरीके से प्रयोग के आधार पर समझाए जाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।